जमाना याद करें। हाल ही में स्वतंत्रता मिली है। गांधी जी का खून हो गया है और नेहरू जी के नेतृत्व में भारत आगे जाने की कोशिश कर रहा है। स्वतंत्रता का उषक काल हुआ है, इसलिए देश में बहुत आशा है, आकांक्षाएं हैं। गांधी जी अभी भी गए हैं और गांधी जी ने अपने जीवन के आखिरी कई वर्ष जहां वर्धा में गुजारे, सेवाग्राम आश्रम में गुजारे, और खुद गांधी जी उनके सबसे प्रमुख आध्यात्मिक और नैतिक शिष्य विनोबा भावे और गांधी जी के बहुत करीब के सहयोगी, उनके माने हुए पुत्र जमनालाल बजाज, ये त्रिमूर्ति वर्धा में कई दशक रहे। उस वर्धा में 70 साल पहले मेरा जन्म जन्म तो वैसे माँ डिलीवरी के लिए बंबई गई थी, क्योंकि नानी मामा बंबई में थे, इसलिए वैसे जन्म मेरा बंबई में हुआ। लेकिन आंख खुलते ही जहां मेरी याद जहां से शुरू होती है वो सब वर्धा में है। अब ये जमाने का थोड़ा वर्णन मैंने इसलिए किया कि कई बातें शायद मेरे मुंह से जिक्र ऐसे होंगे जो आज के जमाने में थोड़ा समझने में, विश्वास रखने में मुश्किल लगेंगे। इसलिए मैंने जिक्र ये पहले किया कि वो जमाना काफी अलग था। गांधी जी के सपने का भारत कैसे बनाएं, इसकी खोज में भारत में हजारों लाखों स्वतंत्रता सैनिक, सर्वोदय कार्यकर्ता, उस समय के काफी कांग्रेस के भी कार्यकर्ता है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था, ये सब लोग उस समय इस खोज में थे कि भारत को, नया भारत कैसे बनाए। किन माँ बाप के घर में जन्म लेते हैं और किस गांव में और किस समय जन्म लेते हैं, हमारे हाथ में नहीं होता है। इसलिए उसमें मेरी कोई करतूत नहीं है कि मैं उस समय उस गांव में और उस माँ बाप के घर में मेरा जन्म हुआ। ये तो मेरा सिर्फ सौभाग्य, और कुछ नहीं कह सकता हूं। सौभाग्य इसलिए कि हम आदर्शों की बात किताब में पढ़ते हैं, आदर्श हमारे दूर होते हैं। यहां तो हमारे घर में ही मुझे आदर्श उपलब्ध थे। माँ और पिताजी दोनों, गांधी जी और विनोबा जी, इन दोनों के साथ उन्होंने लंबे समय तक किया। माँ सुमन अपने विद्यार्थी दशा में स्वतंत्रता इस आंदोलन में समर्थन देती थी, हिस्सा लेती थी। और पिताजी तो एमए एलएलबी थे। उस जमाने में यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिलाने का उनका रिकॉर्ड था, जो 25 साल तक टूटा नहीं है आगे भी। तो बहुत मेधावी छात्र, बाद में प्रोफेसर बने। गांधी जी के और जमनालाल जी के निमंत्रण पे वर्धा आए। वर्धा में गांधी जी ने कॉलेज शुरू किया था, उसमें प्रोफेसर थे। फिर बाद में 42 के मूवमेंट में जेल में गए, 2-2.5 साल जेल में रहे। छूटने के बाद गांधी जी के मार्गदर्शन से उन्होंने अमेरिका जाने के बजाय पढ़ने के लिए वो एक देहात में रहने लगे। प्रसंग बड़ा दिलचस्प है। पिताजी जेल से छूटे तो उस समय कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश उस समय राज्य था, वर्धा मध्य प्रदेश में था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि इस नौजवान प्रोफेसर को हम अमेरिका भेजेंगे। एडमिशन हो गई, जाने का टिकट कट गया, स्कॉलरशिप मिली, पीएचडी की एडमिशन हो गई। निकलने के 7 दिन पहले वो बापू कुटी में गए। सुना है पिताजी से, वो बता रहा हूं। बापू चटाई पे नीचे जमीन पे बैठे थे कि आप सभी जानते होंगे, बापू की कुटी बांबू, मिट्टी हुई वो कुटी, और नीचे बैठ के कुछ लिख रहे थे। पिताजी उस समय नौजवान थे, 28 साल के थे। अंदर गए, प्रणाम किया। बापू ने ऊपर देखा, आए हो प्रोफेसर बन? तो पिताजी ने कहा, बापू मैं जेल से छूट गया हूं और अर्थशास्त्र सीखने अमेरिका जा रहा हूं। जाने के पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। गांधी जी ने 2 क्षण सोचा और फिर एक ही वाक्य बोले। बोले, अर्थशास्त्र सीखना है तो अमेरिका के बजाय
भारत के देहातों में जाओ, और अपनी दिखाई जा रही है। पिताजी चुपचाप बाहर आए और वहीं बापू कुटे के बाहर ही उन्होंने अपने पीएचडी के स्कॉलरशिप के पेपर्स और अमेरिका जाने के कागज फाड़ डाले। और एक माह में अपने उनके जो विद्यार्थी थे जिनको कॉलेज में पढ़ाते थे और 3 परिवारों को लेके उन्होंने एक कॉम्यून बनाया और एक देहात में, बरबड़ी नाम के देहात में, किसान की तरह जी के ये 3 परिवार और उनके 6 विद्यार्थी कॉलेज के, ये 15 लोगों का समूह देहात में रहकर किसान की तरह जी के भारत के किसान का अर्थशास्त्र समझने की कोशिश करने लगा। माँ पिताजी वहां थे तब मैं पैदा हुआ, तो इसे मैंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य, मेरे जन्म के पहले ही मेरी रेखा लिखना शुरू हो गया था। तो जब से आंख खुली और मैंने देखा तो मेरे इर्द गिर्द तो हर कोई स्वतंत्रता सैनिक था, हर कोई खादी पहनता था, हर कोई त्याग की होड़ में लड़ने वाला सैनिक था। जमाना बड़ा अजीब अलग था। शाम तुमको याद भी होगा कि हमारे और तुम्हारे पिताजी समाज से कम वेतन कैसा ले ये कोशिश करते थे। आज जब जमाना ये है कि मेरी सैलरी, मेरा एनुअल इनकम कितना ज्यादा है, इसी की होड़ लगी है, वो जमाना ऐसा था कि मैं कितना कम से कम पैसे में जी सकूं, मैं समाज से, देश से कम पैसा कितना लूं, या बिना ये अगर मैं रह सकूं तो बहुत ही अच्छा। त्याग की होड़ थी, जरूरतें कम करने की होड़ थी। और सबका कारण तो वो गांधी ने एक जो महान आदर्श पेश कर दिया था, सबको ही मैं थोड़ा तो गांधी जैसा बनूं, इस कोशिश में थे। और गांधी जी के जाने के बाद भी विनोबा जीवित थे और गांधी जी ने लगाई हुई लौ को वो आगे बढ़ा रहे थे। भूदान यज्ञ, भारत में जो गरीब अमीर के बीच में बड़ी खाई है, और देहातों में तो किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है और किसी के पास भूमिहीन है। तो विनोबा जी ने भूदान यज्ञ नाम का एक अभियान शुरू किया था कि अमीर लोग अपनी खेती खुद हो के, जिसके पास भूमि नहीं है ऐसे भूमिहीन मजदूर को दे दें। अब ये भूमि आप खुद हो के दे दें, इसको कहते हैं भूमिदान या भूदान। ये दुनिया में कहीं कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग तो एक एक इंच जमीन के लिए मर मिटते हैं, देश भी मर मिटते हैं। रशिया यूक्रेन पे हमला करता है, चीन भारत पे हमला करता है, भारत कश्मीर की जमीन चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है। यहाँ देहात में लोग जो खेतों के बीच में लकीर होती है तो 1 फीट इधर 1 फीट इधर, इस पे लड़ाई होती है, कोर्ट में केसेस होती हैं। और विनोबा जी के इस आह्वान पे हजारों कार्यकर्ता गांव गांव जाने लगे, पदयात्रा करने लगे और लोगों को जमीन, भूमिहीन को जमीन दो ताकि देश में समता आए, कोई गरीब न रहे। ये वो आंदोलन था। तो ये त्याग का आंदोलन था, दान का आंदोलन था। मराठी कवि थे उस समय वसंत बापट, उनके बड़ी सुंदर उस समय गीत भूदान के पदयात्रा में गाए जाते थे। धर्म चक्र फिरले पड़ता एका की पाऊले। भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन किया था ऐसे माना जाता है। तो उसके बाद जैसे दूसरा धर्म चक्र परिवर्तन हो रहा था, अर्थ चक्र परिवर्तन हो रहा था, और नैतिकता के आधार पे लोग समता की ओर अपने आप को ले जा रहे थे। तो इस पूरे वातावरण में, जिसमें आपके भी पिताजी इसी काम में थे, हमारे पिताजी भी थे और हजारों कार्यकर्ता थे, इस माहौल में बढ़ने का जो मुझे सौभाग्य मिला, वो मैं मानता हूं कि मेरी आधी जिंदगी की पुण्याई तो यहीं से शुरू हो गई। वो मेरी नहीं है पुण्याई, मुझे जैसे मिल गई, सौभाग्य रहा। जी और सुमन ताई जी, ठाकुरदास जी पूरे देश में जाने जाते थे। सर्व सेवा संघ के काफी साल तक प्रमुख रहे हैं। हालांकि उनके और मेरे उम्र में काफी अंतर था, लेकिन इमरजेंसी के बाद में चुनाव में हमने साथ में प्रचार किया है, तो मेरी उनसे भी अच्छी दोस्ती बन गई थी और वो दोस्तों जैसा ही व्यवहार करते थे। वो बहुत ही बड़े व्यक्ति थे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक व्यक्ति करबर भी बड़े थे। आपने जो गोल्ड मेडल की बात कही थी, तो कौन सा, एमए या एलएलबी या दोनों?
नहीं, उनको बीए में और एमए में, वो नागपुर यूनिवर्सिटी, उस समय पूरे मध्य भारत में एक ही नागपुर यूनिवर्सिटी थी, उसमें वो प्रथम थे। जितने भी गोल्ड मेडल संभव थे उन विषयों में, वो सब के सब उनको मिल गए थे, इसलिए वो रिकॉर्ड 25 साल तक अबाधित रहा। अच्छा, आपकी प्राइमरी शिक्षा कहाँ पर हुई? और मेरी प्राइमरी शिक्षा दो ढंग से हुई, ऐसे कह सकते हैं। एक तो जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि घर जो था, और घर भी एक आश्रम में था। महिलाश्रम नाम की एक संस्था गांधी जी और विनोबा जी ने भारत के स्त्रियों की शिक्षा के लिए बनाई थी, और उसके साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन की शिक्षा भी वहां मिलती थी। तो मेरी माँ वहां शिक्षिका थी, और तो एक मायने में सही शिक्षा तो घर में, महिलाश्रम में, विनोबा जी का एक दूसरा आश्रम था गोपुरी में, और इर्द गिर्द समाज में जो भी कुछ घटित हो रहा था, भूदान पदयात्राओं में गांव गांव घूमते थे, किसानों के घर रहते थे, रात को कभी कभी भूखे सोते थे, गांव में मीटिंग लेते थे और अपील ये करते थे। मैं तो बच्चा था, करते थे का मतलब बड़े लोग करते थे, मैं सिर्फ साथ में रहा करता था। एक मायने में ये मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई। कैसे होता है, किसान कैसे रहता है, पूरी क्या है, खेतीहर मजदूर कैसे रहता है, गांव में पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, अंतर बहुत है, रास्ते खराब हैं, शालाएं नहीं है, ये सब अपने आंखों से देखने का और जीने का मौका जो मुझे मिला, ये एक मायने में मेरी प्राथमिक शिक्षा रही। दूसरा ये कि इसको परिवर्तन करने के लिए कार्यकर्ताओं का दल, हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो उस समूह का हिस्सा होना ये भी बड़ी शिक्षा थी। अब औपचारिक ढंग से अगर पूछोगे तो मेरी स्कूलें वैसे बदलती गई, लेकिन ज्यादातर शिक्षा मेरी गांधी जी और विनोबा जी के द्वारा शुरू की गई एक अलग शिक्षा पद्धति थी। उसका नाम था नई तालीम, न्यू एजुकेशन। अब न्यू एजुकेशन क्यों भैया? तो गांधी जी की ये क्रिटिज्म थी कि भारत में जो शिक्षा ब्रिटिशों ने शुरू की, और आज भी वही चल रही है, इसलिए वो टीका आज भी लागू पड़ेगी गांधी जी की। तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली है, ये तो ब्रिटिशों को क्लार्क चाहिए थे, इसलिए उन्होंने कि भारत का इंसान हमको अगर गढ़ना है तो शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जीवन जीते जीते शिक्षा मिलने की संभावना होनी चाहिए। जीवन से टूटी हुई शिक्षा क्या काम की? मसलन वीरबाई जी की एक बड़ी सुंदर किताब है। किताब मैंने तो मूल मराठी में पढ़ी, शिक्षण विचार, और इंग्लिश में है थॉट्स ऑन एजुकेशन। लेकिन उसमें एक जगह बड़ा सुंदर विचार है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ने इंसान की जिंदगी को दो वाटर टाइट कंपार्टमेंट में विभाजित कर दिया है। जिंदगी के पहले करीबन 20 साल हम सिर्फ पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, जीवन से और कर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता है। और फिर बाद में एक बार हमारी शिक्षा स्कूल कॉलेज की पूरी हो जाए तो फिर तो हम सीखने का नाम ही नहीं लेते हैं, जैसे कोई हमको सीखने का अजीर्ण हो गया है, और अब सिर्फ काम करते हैं। तो पहला जो हिस्सा है जीवन का, उसको विनोबा ने कहा कि ये निष्कर्म शिक्षा है, और बाद में का जो जीवन है वो निर्बुद्ध जीवन है। तो निष्क्रिय शिक्षा और निर्बुद्ध जीवन, ऐसा हमने जीवन को दो हिस्सों में बांट दिया है, और इससे दोनों की हानि हो रही है। तो फिर शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बच्चा कैसे सीखता है? आप और मैं चलना सीखे, या भी नहीं है, तब चलना सीख गए। क्या हमको पहले किसी ने ग्रेविटी का प्रिंसिपल क्या होता है, चलने का मैकेनिक्स क्या होता है, जॉइंट्स क्या होते हैं, मसल्स क्या होते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, गति, ये कुछ सिखाया था? कुछ नहीं। हम चलने लगे, 2 बार गिरे और चलना सीख गए धीरे धीरे। तो जीवन जीते जीते, प्रत्यक्ष जीवन जीते जीते सीखना, इसका नाम नई तालीम। तो ये जो शिक्षा पद्धति थी, इस शिक्षा पद्धति में जो स्कूलें थी, उसमें ऐसा तो नहीं था कि कोई किताबी पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन ज्यादा इसमें जो एम्फेसिस था वो ये था
कि जीवन में जो कर्म करने ही पड़ते हैं, आपको सफाई करनी पड़ती है। अपना घर हो या गांव हो, रास्ता हो, साफ तो करना पड़ता है। चलो सफाई करना सीखो। ज्यादातर लोग खेती में काम करते हैं भारत के, तो खेती में काम करना सीखो। अपने जीवन में जो कर्म आम आदमी करता है, वो कर्म करते करते सीखो। थोड़ी आगे की बात बता रहा हूं, लेकिन अभी आपने सवाल पूछा इसलिए शिक्षा के बारे में जिक्र कर दूं। मैं आगे सेवाग्राम में गांधी जी के आश्रम में ही रहा और वहीं पे नई तालीम पद्धति में सीखा। तो उस नई तालीम पद्धति में हमारे एक बार हमको रसोई घर में हमारी पोस्टिंग लगाई। जिम्मेवारी ये कि अब जो हमारी स्कूल थी और हॉस्टल था, इन सब की रसोई तुम बनाओ। तो हमको ये कहा गया कि इतने लोग खाना खाएंगे, इतना बजट है, इस बजट में तुमको इतने लोगों के खाने का मेनू प्लान करना है। वो न्यूट्रिशन का आदर्श होना चाहिए, लेकिन इस बजट में ही बैठना चाहिए। बजट बहुत कम था और वो बाजार से खरीद के ला के रसोई भी तुमको ही बनानी है, परोसना भी तुमको ही है, और बाद में बर्तन भी तुमको ही साफ करना है। तो ऐसे हम 7 लोगों की टीम को जिम्मेवारी दी गई। अब हम डाइट प्लान करने बैठे। समझ बहुत कम थी, लेकिन प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, विटामिन क्या होता है, किस में मिलेगा, फैट कैसा मिलेगा। लेकिन फैट डालते हैं तो महंगा हो जाता है, बजट बढ़ जाता है। विटामिन ए कहाँ मिलेगा, ये सब खुद खोज खोज के हमने अपना मेन्यू बनाया। ये पूरे जिंदगी का हिस्सा हो गया, कभी भूला ही नहीं। आज भी, अब उस घटना को 65 साल हो गए, 60 साल हो गए, लेकिन मुझे याद है कि हमारे जो कोरिएंडर होता है, मराठी में उसको सांभर कहते हैं, तो कोरिएंडर में विटामिन ए होता है 100 ग्राम में 10,600 यूनिट, और जो कड़ी पत्ता होता है उसमें होता है 12,000 यूनिट। कहां से याद रहा, कोई याद करना ही नहीं पड़ा, रटना नहीं पड़ा। रसोई बनाते बनाते और डाइट न्यूट्रिशन भी सीख गए, इकोनॉमिक होम इकोनॉमिक्स भी सीख गए, रसोई करना भी सीख गए, बर्तन साफ करना भी सीख गए। शाम में कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। बाद में मैंने एमडी किया, लेकिन एमडी में मेडिसिन में मैं जो नहीं सीखा डाइट और न्यूट्रिशन, वो मैं उस स्कूल में रसोई करते करते सीखा, क्योंकि ज्ञान के साथ रसोई थी। अब दुर्भाग्य से इस देश की सारी औरतें रसोई जब करती हैं तो उनके साथ उनको ज्ञान नहीं मिलता है। तो रसोई तो करती हैं, लेकिन यांत्रिकता से करती हैं, बिना समझे करती हैं। हमको जिम्मेवारी दी, ज्ञान दिया और काम करने का मौका दिया। कितनी सारी चीजें एक ही जिम्मेवारी में मैं सीख गया। तो मैंने इसलिए थोड़ा विस्तार से कहा कि नई तालीम क्या होती थी। तो जीवन की जिम्मेवारियां करो, असली जिम्मेवारी, नकली नकली खेल खेल नहीं तो बाद में स्कूल में क्राफ्ट नाम का विषय होता था, क्राफ्ट की नकल होती थी, मजाक होता था। तो असली जिम्मेवारी करो और करते करते सीखो। तो मेरी शिक्षा जो हुई, वो ज्यादातर शिक्षा इस नई तालीम की पद्धति से हुई। गांधी और विनोबा जी की शुरू की हुई स्कूलों में हुई। उसमें से एक स्कूल में पहले मेरी माँ शिक्षिका थी, दूसरी स्कूल की तो खुद ही प्रिंसिपल थी सेवाग्राम में। तो मेरा घर, मेरा आश्रम और मेरा शिक्षा का विद्यालय, ये तीनों जैसे एक रूप हो गया था। तो आपकी करीबन मैट्रिक तक की यानी पढ़ाई नई तालीम में हुई, लेकिन उसको बोर्ड की मान्यता थी नहीं थी, उसके बाद आपको क्या करना पड़ा? और वहां के शिक्षकों पर, बाकी शिक्षक जैसे माँ और पिताजी के अलावा किन शिक्षकों का आप पर प्रभाव हुआ? एक तो मैं ये कहूं कि इस विद्यालय की खासियत ये, इसमें विद्यालय में जो शिक्षक तो थे वो तो थे ही, लेकिन साक्षात विनोबा जी भी मेरे शिक्षक थे। पदयात्रा में उनके साथ भी घूमता था। अन्ना साहब सहस्त्र बुद्धे जैसे तपस्वी भी हमारे शिक्षक थे। आर्य नायकम और आशा देवी आर्य नायकम, ये बड़े वरिष्ठ दंपति थे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ जिन्होंने काम किया था शांति निकेतन बनाने में, और टैगोर ने उनको गांधी जी के पास भेजा था नई तालीम का काम करने, वो हमारे शिक्षक थे। एक मुरलीधर घाटे नाम के हमारे एक शिक्षक थे। अब ये घाटे गुरुजी सुबह सुबह हमारे हॉस्टल में या सोने की जगह पे मराठी में ये जो सुबह उठाने का गीत होता है उसको भोपाली कहते हैं। तो संतों की भोपाली गाया करते थे। तो सारे भारत के अलग अलग जो संत थे
वो जैसे कोई भगवान कृष्ण को सुबह उठा रहे हैं, ऐसे गीत गाकर वो हमको उठाते थे। तो भारत के गीत भी, संगीत भी और काव्य भी, सभी उसमें सीखने मिलता था। चित्रकला के हमारे जो शिक्षक थे, देवी प्रसाद, ये शांति निकेतन में पढ़े हुए थे, वो हमको चित्रकला सिखाते थे। तो हमारे शिक्षकों का तो उनका स्तर भी बहुत ऊंचा था, उनका कर्म का स्तर भी ऊंचा था और चारित्र भी बहुत ऊंचा था। और मुझे लगता है आखिरी बात जो है ये सबसे महत्व की हो जाती है, चारित्र कैसे बनता है। देखिए, भाषणों को सुन के तो हम किसी का चरित्र नहीं बनता है। जानते हैं कि भाषण देने वाला खुद अपनी जिंदगी में इसमें से कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ मुंह जबानी बोलता है। तो लोग सुनते हैं, हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, घर जाते हैं, उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांधी जी को एक बार पूछा गया, और आप, बहुत प्रसिद्ध है वो वाक्य उनका, उनको जब पूछा गया कि संदेश दीजिए, तो उन्होंने क्या कहा कि संदेश क्या दूं, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अब देखो, ये वाक्य तो सीधा साधा लगता है, लेकिन बड़ा, एक मायने में ऐसे कहूं कि बड़ा बड़ा ढीठ वाक्य है। खुद सोच के देखें हम, क्या मैं ये दावा कर सकता हूं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है? तो तुरंत मुझे याद आएगा मेरी जिंदगी में तो कितनी खामियां हैं, ये गलती की, वो गलती की, इस समय मीठा खा लिया, उस समय दूसरा कुछ कर डाला, जो नहीं करना चाहिए था। मेरे जीवन के जो भी आरोग्य की जरूरतें हैं, वैसे भी कुछ गलतियां की। तो जीवन में हम हर कोई कई गलतियां करते रहते हैं। हम ये दावा ही नहीं कर सकते कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। गांधी तो सत्य वक्ता थे, फिर भी ये दावा किया, तो ये कोई अहंकार नहीं था। मैं जिस चीज को कहता हूं और मानता हूं वो मेरे रोज के जीवन में प्रकट होनी चाहिए, ये गांधी का आग्रह था, कोशिश थी। और इसलिए साक्षात जी के वो हमको दिखाते थे कि कैसे जीना चाहिए। तो चारित्र की निर्मिति ऐसे आदर्श के कारण होती है। तो उस एक बूढ़े ने ऐसा आदर्श पैदा किया 30 साल के लिए भारत में, कि उसके साल 50 साल तक, उसके बाद में 50 साल तक वो हमको पूंजी चलती रही। चारित्र के हर आदर्श का जो मानदंड था वो गांधी था। अब हमने धीरे धीरे वो पुण्याई खो दी है, वो पूंजी खो दी है। तो शिक्षा के बारे में मैं कह रहा था कि ऐसे आदर्श इर्द गिर्द इतने थे। एक छोटा सा जिक्र बताता हूं। मेरी माँ उस समय एक भूदान यज्ञ का प्रसार करने के लिए एक पत्रिका निकलती थी, साम्य योग, उसकी संपादिका थी, उसका पूरा व्यवस्थापन देखती थी। साम्य योग एक छोटी पत्रिका थी। तो चूंकि वो पब्लिक ट्रस्ट को बैंक में अकाउंट खोलना हो तो बहुत भारी लीगल प्रोसेस है, और उस समय ये पब्लिक ट्रस्ट नहीं था, तो ये साम्ययोग का बैंक अकाउंट माँ ने अपने नाम पे खोला, और उसके आने वाली सारी जो कोई वार्षिक उसका चंदा होता है, उसका हिसाब किताब, वो सब उस बैंक अकाउंट में से चलता था। लक्ष्मी बैंक नाम की बैंक थी, प्राइवेट बैंक जो हुआ करती थी, बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, लक्ष्मी बैंक थी। एक दिन वो डूब गई। साम्ययोग का जो बैंक अकाउंट था, जो माँ चलाती थी, लक्ष्मी बैंक में था। अब उस समय उसमें 2800 रुपए थे। उस समय के 2800 रुपए का आज मतलब होगा कुछ 5-10 लाख रुपया। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि बैंक, पैसा तो थारा सारा साम्ययोग का था, लेकिन बैंक अकाउंट तो माँ के नाम पे था। सिर्फ सुविधा के लिए किया था क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट नहीं था इसलिए। लेकिन माँ पिताजी में चर्चा चली कि अब हमारी नैतिक जिम्मेवारी क्या है। सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि भैया, सभी जानते हैं कि ये अकाउंट तो आपका खुद का नहीं था, ये तो साम्ययोग का था, सुविधा के लिए आप अपने नाम पे चला रही थी, तो बैंक अगर डूबी तो ये साम्ययोग का पैसा डूबा। माँ और पिताजी ने भूमिका दी कि ये नहीं होगा भैया, सुविधा के लिए भी क्यों ना हो, बैंक अकाउंट मेरे नाम पे था तो मुझे ही भरना चाहिए। मैं, मेरी माँ सिर्फ 100 रुपए शिक्षिका के रूप में कमाती थी, पिताजी तो एक पैसा भी लेते नहीं थे। प्रोफेसरशिप छोड़ी उन्होंने, भूदान में गए और एक पैसा भी कमाया नहीं। उस जमाने में उन्होंने कैसे वो 2800 रुपए चुकाए होंगे, मुझे समझता नहीं। लेकिन ये जब मीटिंग हुई और माँ पिताजी ने निर्णय घोषित किया कि हम खुद इसको भरेंगे पैसा,
मैं सुन रहा था पड़े पड़े, घटित होते रहता है, भाषण से नहीं, आचरण से घटित होते रहता है। तो प्राथमिक शिक्षा मेरी जिस वातावरण में हुई, उसमें हर आदमी मेरे इर्द गिर्द का हर घटना में ऐसे शिक्षा मिलते जाती थी, उसी में मेरी शिक्षा हुई। लेकिन एक सवाल है जो आपने शुरू में इंगित किया कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, स्कूल गांधी की शुरू की हुई, गांधी और टैगोर मिलकर स्कूल शुरू करे, इससे ज्यादा तो कोई सुवर्ण संगम हो नहीं सकता है। लेकिन उस स्कूल को महाराष्ट्र सरकार की मान्यता नहीं थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना था होगी गांधी की स्कूल, हमारा करिकुलम नहीं है, तो मान्यता नहीं देंगे। तो आखिर अगर मुझे आगे कुछ करना है तो क्या करना था? तो इसी 9वीं कक्षा में था, और एक दिन गर्मी के दिनों में मैं और मेरा बड़ा भाई अशोक, हम साइकिल से जा रहे थे एक देहात से, तो साइकिल रोकी और उसने मुझे कहा भाई हम बड़े हो गए हैं। मैंने कहा मैं हाँ हाँ हम बड़े हो गए हैं। उस समय वो 16 का था, मैं 13 साल का था। मैंने कहा हम बड़े हो गए हैं। तो उसने कहा हम जीवन में क्या करेंगे तय कर लेना चाहिए। मैंने कहा कर लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, तय कर लेंगे। तो क्या करना है, बनना है हमको जीवन में। हमने इर्द गिर्द देखा, पिपरी नाम का देहात था, शाम तुम जानते हो पिपरी। उस समय थोड़ा वर्धा से थोड़ा दूर ही था, उस समय इतने वाहन नहीं थे, और 1963 की बात है। उस समय अनाज की बड़ी कमी थी, भूखमरी थी, तो खेती सारी सूखी हुई, किसान बिल्कुल दुबला पत्ता, हड्डियां, बच्चे मालनरिश, बीमार। तो हम दोनों ने सोचा कि भारत के देहात के लिए कुछ करना चाहिए। तो क्या करेंगे, लोगों को अनाज की जरूरत है तो खेती सुधारनी चाहिए, और लोग बीमार हैं तो स्वास्थ्य सुधारना चाहिए। हमारी जो भी अकल थी उस समय, उसमें हमने तय किया कि भारत की ये दो बड़ी जरूरतें हैं। तो अशोक ने कहा ठीक है, मैं भारत के देहातों की खेती सुधारूंगा। तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं रहा, बाय डिफॉल्ट मेरे सर पे जिम्मेवारी आ गई। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं भारत के देहातों का स्वास्थ्य सुधारूंगा। कोई समझ नहीं थी हम क्या जिम्मेवारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कितना बड़ा जीवन का निर्णय, इसकी कोई अकल नहीं थी। लेकिन मैं मानता हूं कि इर्द गिर्द के इस पूरे वातावरण का परिणाम था कि उस उम्र में हम दोनों ने सोच लिया कि भारत के देहातों का शक्ल बदलनी चाहिए, इसके हालात बदलने चाहिए। तो एक खेती सुधारेगा, दूसरा स्वास्थ्य सुधारेगा। अशोक कृषि तज्ञ बना, और पिछले 50 सालों से वो वर्धा जिले के देहातों के किसानों की कृषि सुधारने की कोशिश कर रहा है। मैं बाद में आएगा, जैसे मैं जिक्र करूंगा कि मैं डॉक्टर बना और कोशिश यही कर रहा हूं कि भारत के देहातों का स्वास्थ्य सुधरे। लेकिन अगर फिर इसके लिए मुझे तो डॉक्टर बनना आ गया, फिर वो जो नई तालीम स्कूल गांधी की थी उसको तो मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलेगी, इसलिए मजबूरन मुझे नई तालीम स्कूल छोड़नी पड़ी, और वर्धा की जो सरकारी फॉर्मल स्कूल थी उस कड़क हाई स्कूल में मैंने प्रवेश लिया। कौन सी क्लास में? ये मैं 9th में प्रवेश लिया, और 9th से लेके 11th तक, उस समय मैट्रिक जो हुआ था 11th का था, 11वीं का था। तो 9वीं से 11वीं तक मैं क्रडक हाई स्कूल में पढ़ा, और वहीं से मैंने मैट्रिक किया। और मैट्रिक में मेरिट कौन से थे आप? अरे पुराने सवाल क्या पूछते हो। उस समय एक मेरिट नाम का एक हुआ करता था कि विदर्भ में, महाराष्ट्र में जो मैट्रिक के, उसमें 12th मेरिट था, और उसमें भी मैं 12th मेरिट तो था, लेकिन और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि उस समय जो एनसीसी में जाते थे उनको 25 मार्क एडिशनल मिला करते थे। तो वो नेट 25 मार्क आपके इसमें ऐड हो जाते थे, तो आपका एकदम परसेंटेज बढ़ जाता था, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में नहीं आता था, सिर्फ नेट मार्क आपको मिलते थे एडिशनल। तो हमारे घर में अहिंसा की बात चलती थी, तो सवाल ये पैदा हुआ कि गांधी तो अहिंसा की बात करते थे, तो एनसीसी में तो मिलिट्री ट्रेनिंग है, सेना का ट्रेनिंग है, कोई ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो बड़ी चर्चा के बाद हमारे घर में तय हुआ कि बच्चों को एनसीसी का ट्रेनिंग देना का मतलब देश के लिए क्यों न हो, लेकिन फिर भी हिंसक वॉर का, युद्ध का ट्रेनिंग की शुरुआत है, तो इसके लिए कोई पर्याय होना चाहिए।
जो हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं वो क्या करेंगे? बाद में एनएसएस तो बाद में शुरू हुआ, उस समय नहीं था। तो मैं एनसीसी में नहीं गया तो मेरे 25 मार्क मेरे डिडक्ट हुए। वो 25 मार्क डिडक्ट होने के बावजूद भी उस जमाने में मैं मेरिट में 12th था। जितने सारे विषय थे उन सभी में मुझे डिस्टिंक्शन थी, तो शायद उस समय बड़ा माना गया कि सभी विषयों में डिस्टिंक्शन है। साइंस में तो डिस्टिंक्शन कई लोगों को मिल जाते थे, लेकिन मुझे साइंस के साथ साथ तीनों भाषाओं में डिस्टिंक्शन थे, क्योंकि भाषाओं पे मेरा प्रेम था ही। मुझे कोई बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती थी भाषाओं के बारे में।